सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब रिहा हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। इसराइल ने मजीद लोगों को छोड़ा और जिन नए लोगों को छोड़ा उनमें सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब भी थे और उन्होंने बताया कि उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया। उनके हाथों को पीछे हथकड़ियाँ लगाई गई, उनकी आंखों पे पट्टी बांधी गई, उनके पैरों में बेड़ियाँ डाली गई, जिस तरीके से उन्हें रखा गया, भूखा प्यासा भी रखा गया, जिन हालात में उनको परेशान किया गया। तो ये लगभग वही हालात हैं जो हमने पाकिस्तान में देखे। यानी एजेंसियाँ कहीं की भी हों, ये मिलिट्री इदारे कहीं के भी हों, लगभग एक जैसा ही सलूक करते हैं इंसानों के साथ। ये इंसानों को इंसान समझते ही नहीं है। ये एक मिलिट्री का एक माइंड सेट होता है। पाकिस्तान में आपको फौज उठा ले या आपको उठा ले इसराइल में, इसराइली फौज लगभग एक जैसा ही सलूक होता है, कोई मुख्तलिफ सलूक होता नहीं है। जो हमारे फौजी इंडिया की कैद में रहकर आए जो लोग, वो बताते हैं कि वहाँ पर भी सलूक इससे मिलता जुलता ही होता है। कोई अच्छा सलूक तो कहीं की भी फौज नहीं करती। जो अमेरिकन फौज ने बंदे उठाए अबू गरीब जेल के अंदर या ग्वांतानामो बे में, बदनामे ज़माना वो जेलें हैं, वहाँ पर भी इसी किस्म के जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। लेकिन अपने ही मुल्क के शहरियों को उठा के जुल्म करने का जो तुर्रा इम्तियाज़ है वो पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस और पाकिस्तान की ISI, जिन लोगों ने ये किया पाकिस्तानियों के साथ, ये उनके पास है और लगातार ये चलता चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा सिलसिला। मैं खुद इसमें से गुजरा हूं। तो सेनेटर साहब जब बता रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ, तो मुझे अचानक मेरी आंखों के सामने आया ये सारा कुछ तो हमारे साथ हो रहा था पाकिस्तान में। लेकिन मुजामत जिंदा रहनी चाहिए, मुजामत जारी रहनी चाहिए, जुल्म के खिलाफ डटे और खड़े रहना चाहिए, चाहे वो जुल्म पाकिस्तान में हो, चाहे वो जुल्म कश्मीर में हो, चाहे वो जुल्म फलस्तीन में हो, चाहे वो जुल्म भारत में हो, कहीं भी हो, दुनिया में कहीं भी हो, हर किस्म के जुल्म के खिलाफ डट कर खड़े होना चाहिए, चाहे वो बर्मा के अंदर हो। अब नाजरीन, सेनेटर मुश्ताक साहब आ गए वापस। उन्होंने खुद भी कहा कि मुजामत जारी रहेगी। दूसरी खबर नाजरीन, सनम जावेद साहबा कहाँ है? देखिए, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा से पेशावर में कैंट से वज़ीर आला हाउस के बिल्कुल करीब से उन्हें अगवा किया गया। एक डबल केबन वीगो डाला था और एक गाड़ी थी। इन दोनों में 5 लोग आए। उन्होंने आके इनको जबरदस्ती उतारा, बाकी ड्राइवर भी होंगे, उन्होंने जबरदस्ती उतारा और गाड़ी के अंदर डाल के इनको ले गए। सनम जावेद को अगवा किया गया। कोई बताया नहीं गया कौन सा इदारा है, किस तरह गिरफ्तार किया। क्योंकि देखिए, जो गिरफ्तार करने का कानूनी तरीका है ना, वो ये होता है कि मकामी पुलिस को आगाह किया जाता है और दूसरे इलाके से पुलिस आती है और पुलिस जब भी गिरफ्तार करती है पहले वारंट दिखाती है या वो कागजी कार्रवाई करती है, अपनी शनाख्त करवाती है। ये नहीं हुआ, अगवा किया, डाला गाड़ी में, लेकर चले गए। अब इतला आई है कि सुबह 6:30 पर कोट लखपत जेल में सनम जावेद को पहुंचाया गया। सनम जावेद पहुंची डॉक्टर यास्मीन राशिद के पास, जहां पे वो पहले भी कैद थी। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने जब जेल के अंदर ट्रायल हो रहा था तो वहां पे कंफर्म किया कि सनम जावेद को यहां पे लाया गया था। तो अब वहां पे क्योंकि बाकी लोग भी मौजूद थे ना, वकला वगैरह भी गए थे, उन्होंने बताया बिल्कुल सनम जावेद को सुबह लेकर आए 6:30 बजे। रात के इंटरवल करवाते रहना। पहले इन्होंने ये किया होगा कि वहां पे कहीं रखा होगा पेशावर में किसी एरिया में, फिर मामला महफूज बना के गाड़ियां चेंज करके वहां से निकाला होगा, ये ऐसे ही करते हैं। तो फिर पहुंचा दिया कोट लखपत जेल में, वहां पे हवाले कर दिया जेल की इंतजामिया के। बहरहाल ये मुखबरी कैसे हुई, किस तरह हुई, ये तो कोई इन्वेस्टिगेट करेगा नहीं। गंडापुर साहब जो है वो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं कि जनाब ये हो गया तो वो हो गया। वैसे उन्हें शर्म आनी चाहिए। कैसे शर्म क्यों आए गंडापुर को? गंडापुर तो खुद भी अगवा हो जाते हैं। 2 मरतबा ऐसा हुआ कि यही एक सूबे का वज़ीर आला 2 मरतबा गायब हो गया था। इनके भाई, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब सारे इनको ढूंढते फिरते थे, मुझे फोन कॉल कर रहे थे कि आप बताएं कि कहाँ है, अपने सोर्सेज से अपने तौर पे आप पता करें। मैंने बताया, मैंने कहा जी ये वापस आ जाएगा। जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो एक महफूज जगह पे पहुंचाया गया और उसके बाद वो फिर वापस भी आ गया गंडापुर। लेकिन उसने इस बारे में बात नहीं की। गंडापुर ने कभी इस बारे में बात नहीं की कि उन्हें कौन सी एजेंसी ने कितनी देर के लिए कहां पे अगवा करके रखा, बल्कि उन्होंने कहानियां पहाड़ चढ़ने वाली सुना दी जिन्हें लोग मानते नहीं है। अब सनम जावेद अकेली नहीं है, मैं पहले ही गंडापुर को बता देता हूं, और बंदे भी उठाए जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा से और उसकी तैयारी कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा से एक और आदमी जिसको टारगेट किया जाएगा वो मुसद्दिक अब्बासी साहब हैं। मुसद्दिक अब्बासी साहब को अब गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में ही वो मौजूद हैं। इमरान खान साहब के बड़े वफादार साथी हैं ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी। और ये यहाँ पे पंजाब में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो ये एंटी करप्शन के जरिए से करप्शन को कंट्रोल करने के लिए इमरान खान साहब ने इनकी ड्यूटी लगाई हुई थी। यही ड्यूटी ये खैबर पख्तूनख्वा में सरंजाम दे रहे हैं। मगर अली अमीन गंडापुर साहब को कोई ज्यादा ये पसंद नहीं है, इस बात का मुझे आइडिया है। तो अब मुसद्दिक अब्बासी साहब को पकड़ने के लिए वहां पे एजेंसियां मुतहर्रिक हैं और ये अगला टारगेट है जो वहां पे पकड़ा जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में। नाज़रीन, मैंने आपको पिछले व्लॉग में कुछ लड़कों की ऑडियो सुनाई थी जिनको टॉर्चर किया गया इस्लामाबाद में पुलिस की जानिब से। उनको पकड़ा गया सिर्फ इस बुनियाद पे, उनके ID कार्ड चेक किए, उनकी शनाख्त हुई, पता चला कि ये कश्मीर से। उन्हें उठा लिया गया, लेकर गए थाने में, उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। वो पूछते रहे हमें क्यों मार रहे हो, तो उन्हें कहा गया कि आपके कश्मीरियों ने क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर तशद्दुद किया, हमारे लोग अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, तो हम गुस्से के तौर पर आपको मार रहे हैं, तुम बोलो कश्मीर मुर्दाबाद। उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम क्यों बोले, तो इस पे उनको काफी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मां बहन की गालियां भी दी गई। अब वो नौजवान जो है मंजर आम पे आ गए हैं। उन्होंने अपनी बाकायदा एक वीडियो बनाकर भी डलवा दी है सोशल मीडिया पे। मैंने आपको पिछले व्लॉग में उनकी ऑडियो सुनवाई थी, आप ये उनकी तस्वीर देख सकते हैं। ये वो नौजवान है जिनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया। अहमद फरहाद साहब ने इनकी वीडियो लगाई है सोशल मीडिया पे और ये बता रहे हैं कि इनके साथ सिर्फ इस बुनियाद पर कि ये कश्मीरी है बदतरीन सलूक किया गया। ना सिर्फ बदतरीन सलूक किया गया, ये सिर्फ एयरपोर्ट तक अपने भाई को छोड़ने के लिए गए थे, बल्कि उन्हें यह भी मजबूर किया गया कि तुम कश्मीर मुर्दाबाद का नारा लगाओ, जो इंतहाई अफसोसनाक है। नाज़रीन, इसके अलावा 50 अफराद का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया। ये डॉन के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसका दावा किया कि 50 अफराद हैं जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के हैं, उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया। जबकि 200 अफराद की लिस्टें तैयार की गई, इनको पकड़ लिया जाएगा तो ये सारे काबू आ जाएंगे। तो ये एस्टेब्लिशमेंट एक मरतबा फिर ये खेल खेल कर देख ले,
क्योंकि जो अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदगान हैं उन्होंने अवाम में खड़े होकर बताया कि कौन से ब्रिगेडियर से, ब्रिगेडियर फाइक गालिबन नाम है, कि उसके साथ हमारी क्या बातचीत हुई। उसने कहा जी मैं नया आया हूँ, मैं चीज़ें हल करवाने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। कहते लेकिन फिर हमें धोखा दिया गया, हमें रॉ का एजेंट डिक्लेयर किया गया, फिर हमारे साथ जुल्म किया गया, मुकदमात अलग दर्ज किए गए, लोग अलग कत्ल किए गए, ताकत का इस्तेमाल किया गया, मुज़ाकरात में बार बार धोखा दिया गया, फिर ये भी झूठ बोला गया कि जनाब ज़्यादा मुतालबात मान लिए गए तो बात खत्म की जाए, हालांकि कोई मुतालबा हमारा माना नहीं गया था। बिलाकर अवामी ताकत से उन्होंने अपने मुतालबात मनवा लिए और अब वो ये कहते हैं कि अगर इन मुतालबात के ऊपर अमल दरामद ना हुआ, इन चीज़ों पर अगर अमल दरामद ना हुआ तो फिर हम दोबारा निकल आएंगे। 15 दिन का उन्होंने टाइम दिया हुआ है। 4 तारीख को 3-4 तारीख को इनकी ये गुफ्तो शनीद होकर ये कामयाब हुआ था सारा मामला, और 3 तारीख इसमें मेन तारीख है। 4 आप लगा ले तो फिर भी 20 तारीख तक हुकूमत को सब कुछ करना पड़ेगा, वरना ये दोबारा एहतजाज का ऐलान कर देंगे। और अगर ये दोबारा एहतजाज करने आएंगे तो फिर ये हुकूमत पे भरोसा भी नहीं करेंगे, ये हुकूमत गिरा देंगे, जो मुझे नजर आ रहा है। और इनके ज्यादा गिले शिकवे आजाद कश्मीर की हुकूमत के साथ हैं। नाज़रीन, एक और चीज है, इमरान खान को जेल से निकालने के बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बैठे हुए थे और इस बात पर मुजामत कर रहे थे, और इस बात पर मुजामत करने का कह रहे थे कि इमरान खान साहब की जेल तब्दील नहीं की जाएगी, यानी जहां पे वो है वो वहीं पे रहेंगे। इमरान खान साहब की जेल तब्दील ना की जाए या किसी ऐसी जगह मुंतकिल ना किया जाए जिसमें जेल का स्टेटस नहीं है। तो देखिए, जेल का स्टेटस तो मच जेल में भी है, बलूचिस्तान की जेलों में भी है, सिंध की जेलों में भी है, और अगर यहां से इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट उठाकर किसी और सूबे की जेल में ले जाती है, फिर आप क्या करेंगे? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी कमजोर हो गई है कि अब इमरान खान साहब को जेल से निकालने की बजाय इस बात पर मुजामत का इजहार किया जा रहा है कि इमरान खान की जेल तब्दील ना की जाए या स्टेटस तब्दील ना किया जाए। अंदाजा करें आप। और अवाम के अंदर इसी शख्स की मकबूलियत का आलम यह है कि सिर्फ उसकी सालगिरह पर एक ट्रेंड चला और ये एक दफा फिर रिकॉर्ड लग गया है, हैप्पी बर्थडे इमरान खान। ये 6.7 मिलियन बार ट्वीट हुआ है, 6.7 मिलियन टाइम्स। ये अभी कोई सोशल मीडिया के ऊपर लोग बता रहे थे। ये रिकॉर्ड आ जाता है ना, जो लोग सोशल मीडिया एनालिसिस करना जानते हैं उनको पता है कैसे आता है। ये अवामी सपोर्ट है इस आदमी की। इमरान खान की अवामी सपोर्ट बेहतरीन है, लेकिन इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लोग हैं वो बज़ाहिर कमजोर हैं। अब देखें ना, हालात ये है कि इमरान खान साहब सेनेट के अंदर अपना अपोजिशन लीडर लेकर आना चाह रहे हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को। MWM है और एक मजहबी सियासी जमात है, उसकी रहनुमा एक ही सेनेटर है। इमरान खान साहब ने ही हमायत से उनको सेनेटर बनाया, उन्हें अपोजिशन लीडर बना रहे हैं। उनकी अपनी पार्टी में क्या कोई एक आदमी भी ऐसा तैयार नहीं हो सका? ये सवाल तो अपनी जगह पे मौजूद है, और ये सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को अपने आप से पूछना चाहिए कि क्यों उन्होंने ये हालात पैदा कर दिए कि आज इमरान खान को बाहर से बंदा ढूंढना पड़ रहा है, जबकि महमूद खान अचकजई को वो अपोजिशन लीडर बनाना चाहते हैं कौमी असेंबली में। अब बाकी सारी तहरीक इंसाफ अपने गिरबान में झांके कि क्यों वो खड़े नहीं हो पाए, क्यों वो मुकाबला नहीं कर पाए। इमरान खान साहब का तो मौक़िफ़ देखे ना, जो अचकजई साहब जो कर रहे हैं वो बाकी लोग नहीं कर पा रहे। बात सच है, जिस तरह खुलकर वो बोलते हैं, जिस तरह डट कर वो मुकाबला करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो अरकान असेंबली है ही नहीं। जो असेंबली के रुकन बने हैं वो इस तरीके से करते नहीं है, और जब किसी को बना दिया जाएगा तो उसके ऊपर दबाव आ जाएगा। तो इमरान खान साहब ने ये किया, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए भी सोचने की बात है। अब नाज़रीन, एक चीज़ और वो है इमरान खान साहब का बयान एक वर्जिश करने के दौरान। ये बड़ी अजीब चीज़ है, ये रिपोर्ट हुई है और सोशल मीडिया के थ्रू रिपोर्ट हुई है। अडयाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत हुई। अच्छा, ये वो मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान साहब दिलचस्पी नहीं लेते कि 9 मई आपने किया, GHQ आपने किया। वो कहते यार मैं तो था ही नहीं। इमरान खान साहब कहते हैं जी मुझे तो आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया था, उसके बाद अवाम का रद्द-ए-अमल आया था। जब मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 दिन के बाद पेश किया गया तो मैंने वहां खड़े होकर कहा कि ये गलत हुआ जो हुआ, और इस पर अफसोस का इजहार किया इमरान खान साहब ने। अब यहां इमरान खान साहब की नीयत है, उसके ऊपर शक नहीं किया जाना चाहिए उसके बाद, लेकिन इमरान खान साहब पे वही 9 मई के और जनाब ये जो GHQ हमला केस है ये डाले हुए हैं। इमरान खान साहब इसमें दिलचस्पी लेते नहीं, उनको इस बात का आइडिया है कि फाइनली इमरान खान साहब को जब फिक्स किया जाएगा तो इन मुकदमात में किया जाएगा। अडयाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत हुई, इमरान खान साहब अदालत में पेश ना हुए। इमरान खान साहब ने कहा बकौल siyaasat.pk के मसरूफ हूं, वर्जिश के बाद शावर लेकर आऊंगा, लेकिन उस वक्त तक फिर मेरे ख्याल मामला इधर उधर हो गया। अब अलीमा खानम वगैरह गए थे, हाई कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस चल रहा है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, लेकिन इमरान खान की जो अवामी सपोर्ट है उसमें किसी किस्म की कमी नहीं आ रही। नाज़रीन, पाकिस्तान का मीडिया 2 नंबरी क्या करता है? देखिए, पाकिस्तान का मीडिया 2 नंबरी ऐसे करता है कि एक ब्लूमबर्ग की एक खबर आती है और वो खबर ये कहती है कि पाकिस्तान के दिवालियापन होने के इम्कानात में कमी हुई है और पाकिस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क है जो दिवालियापन से बचने में उसमें कमी आई है। अब दिवालिया होने का मतलब ये है कि आपके पास तनख्वाहें देने के भी पैसे नहीं है, सारा कुछ बेड़ा गर्क हो गया। तो इन्होंने ये पैसे कैसे इकट्ठे किए? पेट्रोल महंगा किया, बिजली महंगी की, गैस महंगी की, आटा महंगा किया, चीनी महंगी की, टैक्सेस इन्होंने बढ़ा दिए, अवाम का खून इन्होंने निचोड़ दिया, तरक्याती मनसूबे इन्होंने बंद कर दिए, अवामी तरक्की को रोक दिया, डैम्स बंद कर दिए, सड़कें बंद कर दी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए। वो सारा पैसा इकट्ठा करके इन्होंने शो कर दिया और कुछ बाहर मुल्कों से पैसा लेके
उसको इकट्ठा कर लिया अपने खजाने में कि जनाब हम तो खाएं दे सकते हैं। इस तरह इन्होंने दिवालियापन में कमी की। वो तरक्की का कोई मॉडल नहीं है, ये बेशर्मी के साथ की है। अवाम का खून नचोड़ के इन्होंने ये काम किया। इस तरह तो कोई भी कर देगा। अवाम को नचोड़ते रहे तो आप दिवालिया नहीं होंगे, अवाम दिवालिया हो जाएगी। पब्लिक को इन्होंने दिवालिया कर दिया और गुर्बत जो है वो पाकिस्तान की आधे लोग तकरीबन गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। कल लाहौर चैम्बर के सदर को मैं सुन रहा था, वो बेचारा कह रहा था 11 करोड़ से ज्यादा लोग पाकिस्तान में गरीब हैं, आपकी 70% जो फसलें हैं वो डूब गई, आप कैसे मईशत को संभालेंगे, बेड़ा गर्क हो गया मईशत का। लेकिन इसको पाकिस्तान का मीडिया कैसे चला रहा है इस खबर को? खबर यह है कि पाकिस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क है जो दिवालियापन से बचने में उसमें कमी आई, मगर पाकिस्तानी मीडिया ने लिख दिया कि दुनिया की उभरती हुई पाकिस्तान दूसरी मईशत बन गया। यार फटे मुंह ताड़ी जर्नलिज्म के उत्ते, यानी ऐसी बेशर्मी वाली जर्नलिज्म हो रही है कि पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी उभरती हुई मईशत बन गया। ये इसको ऐसे कवर कर रहे हैं। और ये खबरें चलवाता कौन है? ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं या हुकूमत के अंदर बैठे हुए कोई फनकार हैं जो इधर की खबर को उठा के उसका मानी कुछ और बना के चला देते हैं, ऊपर लिख देते हैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़ो, अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आप उसके अंदर पढ़ें, आपको समझ आएगी, या गूगल ट्रांसलेटर में डाल दें तो आपको पता चल जाएगा कि जनाब वो क्या कह रहे हैं। लिहाजा ये लोगों को बेवकूफ बनाने का सिलसिला इनका जारी है और बहुत सारे लोग बेचारे पीछे लग भी जाते हैं। अब देखें ना, एक के बाद एक इनकी कहानी आती है। मरियम नवाज ने नई कहानी सुना दी, मैं पहली वज़ीर आला हूं इंडिया और पाकिस्तान के पंजाब की। कई लोग कहते हैं पहली वज़ीर आला हूं मैं इंडिया और पाकिस्तान के पंजाब की। इतनी बड़ी बकवास और कितना बड़ा झूठ है। इंडिया के अंदर रजिंदर कौर भारतीय पंजाब की वज़ीर आला रह चुकी हैं, वो वहां पे अपोजिशन लीडर भी रह चुकी हैं और वो वोटों के साथ वज़ीर आला बनी थी, बूटों के साथ नहीं बनी थी। वो बूटों के तस्मों के साथ लटक के नहीं आई थी। वहां भारत में जमहूरियत है, उन्होंने पंजाब में वोट लिए थे, वहां के शहरियों ने वोट दिए थे, वो इज्जत के साथ वज़ीर आला पंजाब बनी थी। आपकी तरह बूटों के साथ लटक के या बूट पॉलिश करके या जूते साफ करके वो वज़ीर आला पंजाब नहीं बनी थी वहां पे। और ऐसी नरगसियत कि जनाब मैंने म्यूजिक सुना, उसके ऊपर जनाब वो किसी ने गिलास के साथ मेरी तस्वीर साफ की, माँ वाला गाना चल रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए। फटे मुझे यार क्या चल रहा है इस मुल्क के अंदर? ये नमूने लाके बैठा दिए ज़ेदी मरीज, और वो ज़ेदी मर्ज बढ़ता जा रहा है और इतना बढ़ गया है, खुद पसंदी में इस लेवल तक पहुंच गया है कि ऐसा लगता है कि एक फैंसी ड्रेस शो चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया, पानी में से अभी तक लाशें निकल रही हैं, लोग डूब के मर गए हैं, उनकी कब्र सीधी नहीं हो रही, उनको ना कोई बीज दे रहा है, ना कोई खाद दे रहा है, ना उनको सहूलत दे रहा है, ना उनको राशन दे रहा है, ना उनके घरों की वापस तामीर आ रही है। टके का काम नहीं हो रहा और सिर्फ बयानबाजी हो रही है। और वो बयानबाजी करके लोगों को यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हम बहुत बड़े महात्मा हैं और हमने जमीन आसमान एक कर दिया। अब सुथरा पंजाब की यूनिफॉर्म, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर पंजाबी गुस्से में आ गए ना और पंजाब के शहरियों ने ये सुथरा पंजाब सोशल मीडिया पे दिखाना शुरू कर दिया तो इनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। ये जो बार बार कहते हैं ना हमने सारा सुथरा कर दिया, साफ कर दिया, सुथरा कर दिया, अगर पंजाब के शहरियों ने अपने अपने मोबाइल फोन निकाल लिए और मोबाइल फोन निकाल के उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया ना, जी ऐप यार सुथरा पंजाब, ये मेरी गली है, ये मेरा इलाका है, ये मेरी गली है, अगर औरतों और आदमियों ने ये काम करना शुरू कर दिया ना तो ये सुथरा पंजाब जो है ना इनका मुंह बन जाएगा। इतना सा इनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। नाज़रीन, जस्टिस अमीनुद्दीन ने भी एक बड़ा, सारे ही धोखा देने पर लगे हुए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक अजीबोगरीब बयान दे दिया, उन्होंने कहा हम यहां कौम की खिदमत कर रहे हैं। भाई जी कौन सी कौम की खिदमत? इस वक्त तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद गैर आईनी किस्म के अदालती बेंचेस बने हुए हैं जिन्हें हुकूमती नुमाइंदगान ने खुद बनाए हैं। हुकूमत ने अपने जजेस लाकर बैठाए, अपने जजेस से अपनी मर्जी का काम ले रही है। यानी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल करके आपने कौन सी कौम की खिदमत की? आपने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया, पूरे निजाम इंसाफ की नाक कटवा दिया आपने। और आप कह रहे हैं जनाब कि आपने कौम की खिदमत आप यहां पे कर रहे हैं। 26वीं तरमीम के बाद बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान की अदलिया का, पल्ले कख नहीं बचा पाकिस्तान की अदलिया के। और आज उसका केस लगा हुआ है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला या जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो वकला गए उन्होंने कहा जी आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग दिखाएं, इसको बराह रास्त दिखाएं, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है 26वीं आईनी तरमीम वाले केस में। और मजे की बात आप देखें, 26वीं आईनी तरमीम का बेनिफिशियरी कौन है? 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशियरी यही जज साहिबान है और यही बैठ के उस तरमीम के खिलाफ जो एक पटिशन आई हुई है वो सुन रहे हैं। और भाई अगर सुननी है तो सारे जज बैठ के सुने ना, फुल कोर्ट के अंदर ये मामला रखा जाए, लेकिन नहीं, वो अब अपनी मर्जी के बेंच के अंदर लगा हुआ है। तो जो नतीजा आना है वो तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन चलो पाकिस्तान की तारीख तो बन रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप के जिस मुआहदे के ऊपर लब्बैक कहा था उस मुआहदे के ऊपर तो कोई नहीं मान रहा। और जो हमास के रहनुमा है फौजी बरहूम, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि एक्चुअली वो किस मुआहदे में काम कर रहे हैं। जो शहबाज शरीफ ने बातें की थी ये वो मुआहदा नहीं है, वो जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो ये आप देख लीजिए, क्योंकि कल से उनका काम शुरू हो गया मिस्र में। मिस्र में तहरीक का वफद एक मुआहदे की राह में हायल तमाम रुकावटों को दूर करने के लिए काम कर रहा है जो हमारे लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरे। हम एक ऐसे मुआहदे की तरफ काम कर रहे हैं जो जंगबंदी, काबिल फौज के मुकम्मल इनखला और इमदाद के दाखिले की जमानत देता है। यानी एक तो सारी की सारी इसराइली फौज निकले, दूसरा जितनी इंसानी इमदाद आ रही है वो सारी की सारी फलस्तीन में पहुंचे, और नंबर 3 जंगबंदी फौरी तौर पे हो जाए। ये कितनी इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं। इनमें 2 चीजें ट्रंप के फार्मूला में नहीं है, एक चीज है जंगबंदी, बाकी 2 नहीं है, वो हमास कह रही है हम करेंगे। एक अहम मुआहदे की तरफ काम कर रहे हैं जो इमदाद के दाखिले और बेघर अफराद की इनके घरों को वापसी की जमानत देता है कि लोग अपने घरों को वापस आए, नकल मकानी बंद हो जाए और उनको इमदाद दी जाए, अपने घर तामीर करें। हम एक ऐसे मुआहदे की तरफ काम कर रहे हैं जो फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के एक पैनल की निगरानी में तामीर नौ के काम का फौरी आगाज की जमानत देता है। यानी ये हुकूमत बनेगी
वो फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के ऊपर बनेगी और उनका एक पैनल बनेगा और वो तामीर नौ की निगरानी करेगा गाजा की। ये है जनाब हमास की सोच। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के नुकात थे जिनसे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तारीफों के पुल बांध दिए थे, ये उन नुकात से मुख्तलिफ है। अब नाज़रीन एक और चीज़ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये औरिया मकबूल जान साहब ने एक ट्वीट किया है। इन्होंने एक डाटा शेयर किया और ये डाटा बाकायदा जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स से आया हुआ है। और ये एक डाटा है जो बता रहा है कि कितनी फंडिंग जब से इसराइल ने 7 अक्टूबर 2023 से एक भरपूर अटैक किया फ़लस्तीन के ऊपर, और तब से लेकर अब तक फ़लस्तीनी जो हैं वो 17,000 के करीब शहीद हो चुके हैं और उनके 90% मकानात तबाह हो चुके हैं। आज भी 7 तारीख है, तो इसकी याद के अंदर ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सारे सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है। वो लिखते हैं जी, अमेरिका ने जब से गजा का कत्लेआम शुरू हुआ है इसराइल को 21.7 अरब डॉलर की इमदाद फराहम की है और इस 21.7 अरब डॉलर की इमदाद में से तकरीबन 20 अरब डॉलर डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं। यानी गुज़िश्ता 1 साल में ज़्यादा पैसे दिए गए डोनाल्ड ट्रंप के दौर में। मुसलमान बच्चों, औरतों और बूढ़ों के जालिमाना कत्ल के मददगार ट्रंप को नोबेल इनाम देना इंसानियत की तौहीन है। पाकिस्तान अपनी हमायत वापस ले ले। ये और ये मकबूल जान साहब ने कहा कि देखें, जो इतने पैसे दे रहे हैं इसराइल को और इसराइल लगातार कत्लेआम कर रहा है, और ये फौजी इमदाद है, दूसरी नहीं है। इसराइल किसी और को नहीं मार रहा, इसराइल एक्चुअली फ़लस्तीनियों को मार रहा है। तो इस पर उन्होंने एतराज़ किया कि जनाब ये इतना पैसा आप दे रहे हैं इसराइल को, अमेरिका दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, और उन्हीं को आप नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामजद कर रहे हैं। तो ये कोई बात समझ नहीं आती। लेकिन देखिए, हमें समझ आती है, सारी दुनिया को समझ आती है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ताकतवर आदमी है, वो आलमी एस्टेब्लिशमेंट का हेड है। तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उन्हें हमेशा खुश रखना चाहती है, और इसीलिए जब आसिम मुनीर की मुलाकात हुई तो फौरी तौर पर उन्होंने तोहफतन डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट करने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत पर दबाव डाला कि आप फौरी तौर पर नॉमिनेट करें इस आदमी को अमन के नोबेल इनाम के लिए। तो वो कर दिया गया। अब इनके मुकाबले में, डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में एक खातून है ग्रेटा थनबर्ग। ये खातून जो है ये बड़ी मकबूल है आजकल, और इनका बड़ा रूला पड़ा हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप इनको लेकर जो है वो बहुत परेशान है। ये स्वीडिश खातून है, स्वीडन की रहने वाली, और ये एक बल्कि आप ये कहें कि एक नौजवान लड़की है। ये 2003 में इसकी पैदाइश हुई, तो 22 साल इनकी उम्र हुई, और ये 16-17 साल की उम्र से बहुत यंग एज से क्लाइमेट चेंज के लिए काम करती चली आ रही है गुज़िश्ता कई सालों से। इनकी कुछ तकारीर भी बड़ी मशहूर हुई दुनिया में, जिनमें एक इन्होंने तकरीर की थी कि हु डेयर यू, ये इन्होंने अमेरिका में की थी, और क्लाइमेट चेंज के ऊपर ज़्यादातर ये काम करती हैं। लेकिन अब ये इंसानी हकूक़ के ऊपर भी काम कर रही हैं। इससे पहले इन्होंने, रशिया ने जब अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, तो उस पर इन्होंने काम किया था काफ़ी। और अब ये जो ग्रेटा थनबर्ग हैं, ये काम कर रही हैं गजा में जुल्म और सितम को रोकने के लिए, और इन्होंने फ्रीडम फ्लोटिला के ऊपर एक ट्रैवल भी किया, और इनके बयानात भी सारी दुनिया के सामने आ रहे हैं। ये इसराइली बर्बरियत की बार बार मजम्मत भी करती हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि शायद इनसे खौफ पैदा हो चुका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इनके ऊपर बराह रास्त जब सवाल किया गया, क्योंकि ये एक बड़ी उम्मीदवार है अमन के नोबेल इनाम के लिए, ग्रेटा थनबर्ग, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, अपने आप को एक उम्मीदवार समझते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि मारंग बलोच ने जिस तरह का जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त की है, और जैसे उन्हें ज़बरदस्ती पाकिस्तान ने कैद के अंदर रखा हुआ है बलूचिस्तान में, वो भी एक बहुत बड़ा नाम है, और उन्होंने बड़ी तकालीफ बर्दाश्त की हैं, तो उनका नाम भी इसके अंदर शामिल होना चाहिए। बहरहाल अब उनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इनको एक एंगर मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, कि ये गुस्से में रहती है और इसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हालांकि इनकी जो ग्रेटा थनबर्ग है, इनकी लाइफ का जो एक अर्ली पार्ट है उसमें बताया जाता है कि इनको कुछ इशूज़ थे, और शायद इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इनको ये इस तरह का जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप उसे देखें तो वो एक नाराज़ किस्म की, क्रेजी किस्म की खातून लगती है, एंग्री किस्म की खातून लगती है, गुसीली किस्म की। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने उनके ऊपर कमेंट्स किए ग्रेटा थनबर्ग पे। अब देखना यह है कि ग्रेटा थनबर्ग को मिलता है ये अमन का नोबेल पीस प्राइज़, या डोनाल्ड ट्रंप को मिलता है, या किसी और को मिल जाता है।